औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सॉरी, माज़े के साथ एक दफ़ा फिर आपको मेरे इस गंदे रिज़ल्ट का फेस करनी पड़ रही है, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। तो आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल उर्दू हिंदी पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल के अंदर। आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन होने वाली है वो है इंडियन डिफेंस बजट। अपडेट हुआ है डिफेंस बजट इंडिया का, तो चेक करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं और क्या क्या चीज़ें हैं शामिल हुई है। तो देर ना करते हुए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है कि सारे लोग ठीक ठाक होंगे। लेट्स गो, 1 2 3 गो। और एक दफ़ा फिर से सॉरी मेरे गंदे रिज़ल्ट के, ये जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं है, उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। लेट्स बिगिन। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जाने एरो इंडिया शो के पहले दिन के सारे बड़े अपडेट्स 2 मिनट में। इंडियन आर्मी के लिए स्वार्म ड्रोन्स की डिलीवरी स्टार्ट। फ्रांस और भारत के बीच कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर इंपॉर्टेंट डिस्कशन। रशिया ने भारत को एक्सपोर्ट किए $13 बिलियन से भी अधिक के मिलिट्री इक्विपमेंट। यूएस नेवी के सुपर हॉर्नेट फाइटर्स उनके पुराने वर्जन के मुकाबले ज्यादा तेजी से हो रहे हैं पुराने। तो एरो इंडिया शो की शुरुआत हो चुकी है और एशिया के सबसे बिगेस्ट एरोस्पेस एग्जीबिशन के आज पहले दिन कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सामने आई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमका फाइटर की। तो आज एमका फाइटर के स्केल मॉडल में इसके इंटरनल वेपन बेस सिस्टम को भी डेमोस्ट्रेट किया गया है और इस प्रोग्राम पर काम कर रही टीम को उम्मीद है कि इसे 2026 तक रोल आउट किया जाएगा। और जबकि एमका को लेकर द हिंदू की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को सीसीएस के फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। और अच्छा, यानी इंडिया ने भी 5th जनरेशन तैयारों पे काम शुरू कर दिया। वेल डन, मुबारक हो आपको इंडियंस, बहुत बहुत मुबारक हो। सीसीएस से फाइनल अप्रूवल मिलने के 4 वर्षों के बाद इसकी पहली उड़ान कंडक्ट की जाएगी। यानी कि अगर सीसीएस इस प्रोग्राम के लिए इसी साल अप्रूवल दे देता है तो ये मान के चलिए कि 2027 तक एमका अपनी पहली उड़ान कंडक्ट करेगा। यह 2027 तक, बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी 2027। इसके अलावा अगर 5th जनरेशन फाइटर की बात हो ही रही है तो आज एरो इंडिया शो में यूएस के 2 5th जनरेशन फाइटर F-35 भी पहुंच चुके हैं। इसमें से एक है F-35A लाइटनिंग 2 और दूसरा है F-35A जॉइंट स्ट्राइक फाइटर। मेरा पसंदीदा जहाज एक ये और एक F-22 रैप्टर। और शायद ये पहले ऐसे ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर्स हैं जो कि भारत की भूमि पर लैंड हुए हैं। और बाकी यूएस ऑफिशियल की तरफ से कंफर्म किया गया है कि फिलहाल F-35 फाइटर्स की डील को लेकर भारत की तरफ से यूएस को औपचारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है और न ही इस पर कोई हाई लेवल की बातचीत चल रही है। इसके अलावा भारत के वेपनाइज्ड मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस आर्चर एनजी यूएवी से जुड़ा भी एक अपडेट है और वो यह है कि इससे जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं तो उसमें इस यूएवी के कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं। जैसे कि जो आर्चर एनजी यूएवी होगा वो 30,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट करने में सक्षम होगा और इसका एंड्योरेंस टाइम 18 घंटे से ज्यादा का होगा। इसकी जो पहली उड़ान है वो इस साल जुलाई के लिए प्लान की गई है। हालांकि इसके बारे में पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था। इस प्रोग्राम में HAL, L&T, BEL, तिरवेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जैम ऑटोमोटिव्स, न्यूकॉन एरोस्पेस, ECIL, IIT कानपुर और IISc बेंगलुरु भी शामिल है। ये जो यूएवी है ये 250 किलोमीटर की लाइन ऑफ साइट रेंज और 1000 किलोमीटर तक की बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट रेंज के साथ आएगा और इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, टारगेट एक्विजिशन, रिकॉनेसेंस मिशंस, आर्टिलरी फायर करेक्शंस, बैटलफील्ड पोस्ट स्ट्राइक असेसमेंट, स्ट्राइक मिशंस, तो इन सभी में किया जाएगा। इसके अलावा जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा इंडियन आर्मी के लिए जल्द ही स्वार्म ट्रूपर्स की डिलीवरी को स्टार्ट किया जाएगा। तो अब इससे जुड़ा एक नया अपडेट द प्रिंट की तरफ से देखने को मिला है और जिसके मुताबिक इन स्वार्म ड्रोन्स की जो डिलीवरी है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है। और इन स्वार्म ड्रोन्स की डिलीवरी खास इसलिए भी है क्योंकि एक तो ये स्वार्म ड्रोन सिस्टम्स भारत की ही कंपनी द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए हैं और दूसरा ये कि मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए दुनिया का पहला ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम होगा। इंटरेस्टिंग बात यह कि दुनिया भर में स्वार्म ड्रोन्स पर रिसर्च ऑलरेडी जारी है लेकिन अभी तक किसी ने भी मिलिट्री एप्लीकेशन में अपने स्वार्म ड्रोन्स को ऑपरेशनलाइज नहीं किया है। यानी कि भारत पहला देश बनने जा रहा है जो कि मिलिट्री में स्वार्म ड्रोन्स को ऑपरेशनल कर रहा है और भारत के स्वार्म ड्रोन्स 50 किलोमीटर तक की दूरी तक टारगेट्स को हिट करने में सक्षम है। और द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो ड्रोन्स हैं ये अपने साथ कुछ पर्टिकुलर वेट के बॉम्ब्स को कैरी करने में सक्षम है और जिनके साथ ये किसी मूविंग आर्मर्ड कॉलम या आर्टिलरी पोजीशंस या इन्फेंट्री बंकर्स तो इस तरह के टारगेट पर स्ट्राइक कर सकते हैं। और ये स्वार्म ड्रोन्स उन एयर स्पेस के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है जहाँ पे काफी करीबी मुकाबला रहता है और पहले ये स्वार्म ड्रोन्स इंडियन आर्मी के लिए डिलीवर हो रहे हैं और फिर निकट भविष्य में इन्हें इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में भी इंडक्ट किया जाएगा। और द प्रिंट की इस रिपोर्ट में डिफेंस सोर्सेज के हवाले से कंफर्म किया गया कि इस तरह के ड्रोन्स को
मैकेनाइज्ड फोर्सेस में अंडर किया जाएगा, जहां पर सर्विलियंस और अटैक मिशंस में इस्तेमाल होंगे। और इन स्वार्म ड्रोन्स की सबसे खास बात यह है कि अगर मान लीजिए दुश्मन इनमें से एक आधा ड्रोन को शॉट डाउन कर भी दे, तो ऐसी स्थिति में भी बाकी बचे हुए ड्रोन्स अपने आप को रीअरेंज करके मिशन को कंटिन्यू रखेंगे। और अगर उनमें से केवल एक ड्रोन भी बचता है तब भी ये मिशन कंटिन्यू रहेगा। आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि स्वार्म ड्रोन्स उस सोल्जर की तरह है जो अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। ओके ओके, सॉरी, माफ करना गाइस, ब्रेक पे अभी मैं काम कर रहा हूँ अभी तक। आप मुझे व्यूज दें, फिर देखें ब्रेक कैसे हटती है यहाँ से। आज एरो इंडिया शो में इंडियन आर्मी पर्सनल ने भी अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है, जैसे कि इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल एस चौहान द्वारा डेवलप किए गए स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम को भी डिस्प्ले किया गया है, जिसे जल्द ही पंजाब और जम्मू कश्मीर में एलओसी और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ दुश्मन ड्रोन्स की एक्टिविटीज को रोकने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। इसी तरह से इंडियन आर्मी के कर्नल कुमार धर्मवीर ने भी त्रिशूल लिंक नाम के एक प्रोडक्ट को डेवलप किया है, जो कि ग्राउंड सिचुएशन से बैटलफील्ड कमांडर्स तक एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करने में मदद करेगा। और ये सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान इंडियन आर्म फोर्सेस के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जैसे कि अपाचे और प्रचंड, तो इनके लिए काफी मददगार साबित होगा। बाकी इसके अलावा एएनआई के साथ बात करते हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के इंडक्शन को लेकर इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से बताया गया कि S-400 का इंडक्शन योजना के अनुसार चल रहा है। पहला एलिमेंट ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज हो चुका है और बाकी भी ऑपरेशनलाइज होने की प्रोसेस में है। बाकी ये भी कंफर्म किया गया है कि LCA तेजस मार्क 1 का जो इंडक्शन है वो अगले साल से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो LCA मार्क 2 का प्रोटोटाइप है, तो उसे भी तेजस मार्क 1 के इंडक्शन के बाद रोल आउट किया जाएगा और इसका प्रोडक्शन 2 से 3 वर्ष में स्टार्ट होना चाहिए। बाकी आज एरो इंडिया में तेजस मार्क 2 एक नई डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न के साथ भी दिखाई दिया है। बाकी सीईओ राउंड टेबल को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का कहना था कि भारत केवल असेंबली वर्कशॉप बनना नहीं चाहता है, बल्कि अब हम आत्मनिर्भरता को हासिल करने के साथ अत्याधुनिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर भी करना चाहते हैं। अगर रक्षा मंत्री का यह भी कहना था कि हमें उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। और बाकी आज भारतीय रक्षा मंत्री ने आर्मेनिया, कांगो, तंजानिया, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और नेपाल, तो इन देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ खास मीटिंग कंडक्ट करी थी। सही, जबरदस्त। जनरल इलेक्ट्रिक कोची शिपयार्ड के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के LM-2500 मरीन गैस टर्बाइंस की कैपेबिलिटीज को इनहेंस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सॉल्यूशन पैकेज प्रोवाइड करेगी। और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का एक ऐसा स्मार्ट सिग्नल सॉल्यूशन मौजूद रहेगा जो कि इंडियन नेवी को इक्विपमेंट की उन कंडीशंस के बारे में पहले से इंडिकेशन दे देगा जिनसे इंजन को नुकसान पहुंच सकता है। बाकी इसके अलावा आज एरो इंडिया शो के दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए फ्रेंच एनवॉय की तरफ से कहा गया कि फ्रेंच इंडस्ट्रीज भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए कमिटेड है और भविष्य के वेपन्स के को डेवलपमेंट में अधिक से अधिक चीजें की जा रही हैं। और इसी के साथ उन्होंने इस बारे में भी जानकारी दी है कि भारत और फ्रांस के बीच कई सारे इक्विपमेंट को लेकर डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है और ये फ्रेंच कंपनीज की कमिटमेंट है कि वे भारत के लिए सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वे जल्दी कई सारी अच्छी खबरों की उम्मीद कर रहे हैं। बाकी एक अपडेट ये सामने आया है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर्स के 9 और यूनिट्स को खरीदने के लिए ऑर्डर्स प्लेस करेगी और कोस्ट गार्ड के जो 19 चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं तो उन्हें भी इन्हीं ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर्स से रिप्लेस किया जाएगा। और बाकी रही बात HAL के नए स्वदेशी सुपरसोनिक जेट ट्रेनर की, जिसकी टेल आर्ट इंस्पायर्ड है लॉर्ड हनुमान से, तो इससे जुड़ा अपडेट यह है जिसमें ABP न्यूज के साथ एक खास बातचीत में HAL के एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन हर्षवर्धन ठाकुर की तरफ से बताया गया है कि ये जेट ट्रेनर HLFT-42 अगले दशक यानी कि 2030 के बाद बनकर तैयार हो जाएगा और उस समय तक भारत का 5th जनरेशन M का और तेजस मार्क 2 भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे में इन एडवांस फाइटर्स को उड़ाने से पहले इस HLFT-42 पर ही हमारे पायलट अपनी ट्रेनिंग लेंगे। और रही बात यह कि इसकी टेल आर्ट लॉर्ड हनुमान से इंस्पायर है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है, तो उसको भी एक्सप्लेन करते हुए ग्रुप कैप्टन हर्षवर्धन ठाकुर की तरफ से बताया गया कि 1960 के दशक में HAL का जो पहला फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट HF-24 मारुत था, तो भारत में बने पहले फाइटर जेट मारुत की परंपरा को बढ़ाते हुए इस HLFT-42 पर पवन पुत्र हनुमान की तस्वीर लगाई गई है। और वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन अगर जिन्हें नहीं बताया उन्हें बता दें कि पवन पुत्र हनुमान का एक नाम मारुति भी है और मारुत का मतलब होता है वायु, और चूंकि हनुमान जी वायु पुत्र भी हैं तो इसलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। रशियन न्यूज एजेंसी TASS की रिपोर्ट के मुताबिक रशियन ऑफिशियल्स को इस बात की उम्मीद है कि इस बार के एरो इंडिया शो के दौरान भारत और रशिया के बीच IGLA-S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स की भारत में सप्लाई और लाइसेंस प्रोडक्शन को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता है। बाकी एरो इंडिया शो में रशिया अपने 200 अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करेगा। और जबकि TASS के साथ बात करते हुए रशिया के मिलिट्री एंड टेक्निकल कॉर्पोरेशन के लिए डायरेक्टर ऑफ द फेडरल सर्विस दिमित्री सुगेव की तरफ से बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में भारत के लिए रशिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो $13 बिलियन से भी अधिक हो गया है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत के वेपन मार्केट के लिए जो रशिया है वो सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर्स में से एक बना रहेगा। और बाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि ये स्टेटमेंट खास करके क्यों आई है,
जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले यूएस की तरफ से कहा जा रहा था कि वे भारत की मदद करेंगे मिलिट्री इक्विपमेंट के मामले पर रशिया पर से उनकी निर्भरता को कम करने में। बाकी रशिया ने अपने इल्यूसिन 1176 MD-90A हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत को भी ऑफर किया है और ये रशिया का सबसे लेटेस्ट हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसकी पहली यूनिट रशिया के रक्षा मंत्रालय को पिछले साल ही डिलीवर की गई है। सही। अभी कुछ दिनों पहले यूएस कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण कांग्रेशनल बजट ऑफिस की रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में इस बात को रिवील किया गया कि यूएस नेवी द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले जो F-18EF सुपर हॉर्नेट फाइटर्स हैं, तो वे अपने पुराने वाले वर्जन F-18CD हॉर्नेट्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से पुराने होते जा रहे हैं और F-18EF सुपर हॉर्नेट फाइटर्स का इनके पुराने वाले वर्जन के मुकाबले जो अवेलेबिलिटी रेट है वो काफी कम है। और इस रिपोर्ट में एग्जाम्पल देते हुए बताया गया कि जो सुपर हॉर्नेट फाइटर्स है उनकी अवेलेबिलिटी उनकी एज 10 पर F-18CD के मुकाबले 18% कम पाई गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल पुराने सुपर हॉर्नेट को आप कंपेयर कर सकते हैं 20 साल पुराने हॉर्नेट फाइटर से। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अवेलेबिलिटी रेट का मतलब हुआ कि आपके पास कितनी संख्या में ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो किसी भी समय ऑपरेशंस के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। उदाहरण के तौर पर जो हमारे रफाल फाइटर्स हैं उनका अवेलेबिलिटी रेट है करीब 75%, यानी कि जो 36 रफाल फाइटर्स हैं उनमें से 27 हमेशा डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार रहेंगे। और बाकी यूएस की जो ये रिपोर्ट है इसमें इस बात को ऑब्जर्व किया गया है कि जो उनके हॉर्नेट और सुपर हॉर्नेट फाइटर्स हैं तो उनकी इसी अवेलेबिलिटी में गिरावट आई है, लेकिन जो सुपर हॉर्नेट फाइटर्स हैं उनमें पुराने वाले वर्जन के मुकाबले ज्यादा गिरावट देखी गई है। और बाकी तो आपको पता ही होगा कि सुपर हॉर्नेट फाइटर्स वही हैं जो कि इंडियन नेवी के टेंडर के लिए भी यूएस ने पिच किए हैं। बाकी इसके अलावा एक इंटरनेशनल अपडेट ये भी है जिसमें आज सोमवार को फिलीपींस की तरफ से चाइना की कोस्ट गार्ड पर इस बात का आरोप लगाया कि चाइनीज कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस की एक वेसल जो कि रीसप्लाई मिशन में शामिल थी तो उसे मिलिट्री ग्रेड की लेजर का इस्तेमाल करके ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। और आरोप यह है कि चाइनीज कोस्ट गार्ड ने उनकी शिप पर एक लेजर को डायरेक्ट किया था जिससे क्रू को टेम्पररी ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ा था जो कि शिप के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। और ये जो इंसिडेंट है ये डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी का है। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले एक बार और साउथ चाइना सी में चाइना अपने इस तरह से लेजर वेपन्स का इस्तेमाल कर चुका है। और बाकी अभी जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिलहाल इस इंसिडेंट पर चीन की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक शिंदे शंकर चंद्रभान और गनर सहदेव मारुति मोर ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। रिएक्शन टाइम। इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो डेली इम्प्रूव होता जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त होता जा रहा है, बहुत अच्छा होता जा रहा है। और बाकी इंडिया खुद तैयार बना रहा है, दूसरी कंट्री में भेजेगा, बहुत अच्छी बात है। तेजास बना रहा है, बहुत सारे जहाज बना रहा है जो खुद बिल्ड करेगा और दूसरी कंट्री में बेचेगा, उससे इंडिया की इकोनॉमी भी ठीक होगी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगेन ही मैं ये बात करूँगा। नंबर 2 पे यार F-35 होए इंडिया के अंदर यार, अब इंडिया को तो प्राउड होना चाहिए इस बात का कि F-35 जैसे तैयारे इंडिया में आए हैं, 5th जनरेशन तैयारे। इंडिया को इस बात का प्राउड होना चाहिए, इंडिया को फ़ख्र होना चाहिए। बहुत अच्छी वीडियो थी और हो सकता है कि इंडिया फ्यूचर में F-35 खरीदे। वैसे जो मेरा फेवरेट जहाज़ है वो है क्या नाम है उसका, F-22 रैप्टर। वो मुझे सबसे प्यारा लगता है अमेरिका का, लेकिन वो अमेरिका बेचना चाहता, उसकी प्रोडक्ट भी अमेरिका ने ख़त्म कर दी, वो अब नया नहीं बना रहे, वही सारे पुराने F-22 रैप्टर। मेरा फेवरेट त्यारा वही है दुनिया का। क्या नाम है, F-22 रैप्टर दुनिया का सबसे प्यारा त्यारा वही है, मुझे वही अच्छा लगता है। बाकी आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है पसंद आई होगी ये वाली वीडियो। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आपसे होगी अगली वीडियो मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।